अभी वो क्या थर्ड तो अच्छा करती है। मैं, बी डिवीजन के लिए टेस्ट तो एक ही भी लेती, और बी में अलग क्वेश्चन, ए में अलग क्वेश्चन, क्यों? एक एक दिन वाला अच्छा अच्छा, अल्टरनेट लेती गैप ना, रहता है ना। हाँ इसलिए। हाँ, वरना तो क्वेश्चन कॉपी हो और जाएंगे वो ना। मुझे बोला बी डिवीजन के जो बच्चे बोलते, सब बोलते 60% के नीचे, और ए डिवीजन में बोलते 90% बच्चे बोलते 60-70 के ऊपर है ही नहीं बोलते हैं, बोला वो मुझे। ए डिवीजन में 60-70 के ऊपर है ही नहीं, 90% बच्चे नहीं है बोलते, मुझे बोला। और यहाँ पे बच्चों की लाइक ही नहीं है बोलती, ये कॉलेज की लाइक ही नहीं है बोलते। हाँ वो और इतनी लाइक ही निकालते सबके, प्रिंसिपल की लाइक ही नहीं है, इसकी लाइक ही नहीं है, तुम्हारी लाइक ही नहीं नहीं है वही। है, लाइक ही उसकी चाहिए पूरी। चलो चलो, ओके ओके, ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, ट्यूशन टीचर को ठीक है पूछो। ठीक है, चलो नहीं आएगा वो। आ जाए क्या? आज बोल रहा था त्यांना माहितीच नाही डेबिट का होता, फक्त म्हणता हे डेबिट आहे म्हणून डेबिट होता। वो इंटरेस्ट में कमीशन में फर्क पूछा क्या रहता, नहीं कमीशन और किसमें इंटरेस्ट ही था, क्या फर्क रहता बताओ बोलते, बैंक के इससे एक्सपेंस वगैरह। और तुम्हारे ट्यूशन टीचर को पूछ के आओ बोलते, उनको आएगा नहीं बोलते। आएगा नहीं, वही डेबिट है तो डेबिट होता, पता ही नहीं है। और उसने डेप्रिसिएशन को लॉस बोला था। हाँ, लॉस तो बोला था। सर इतना मस्त होता है, सैलरी लॉस है क्या बोलते, मैं बोलूंगा ले भाई लॉस कर, ले भाई लॉस। मतलब बहुत ये कभी कभार बोलते हैं वो डेप्रिसिएशन। ओके 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 अजिंक्य, परचेज टू एक्सपेंस वगैरह। चलो ओके आ जाते हैं। इको में आओ। ओके, इकोनॉमिक्स का हमारा एक्सरसाइज चल रहा था ना, करते हैं एक्चुअली कैसे, मेरा ये है कि एक एक चैप्टर बचा है तो ये फिनिश हो जाएगा, तो फिर टेस्ट और रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा ना। लास्ट 10th इसका एक्सरसाइज करने के बाद 10th एक चैप्टर और बचा है ना। अभी एक बार आप लोगों का सिलेबस, क्योंकि एक एक चैप्टर ही बचा है ना, ओसी फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर रो अभी क्या टाइम टेबल भेजा है इसका एग्जाम का, आपको बता देते हैं। हाँ मुझे एक बार सेंड कर देना। चलो सेवेंथ 7th चैप्टर आएगा पर। हाँ 7th चैप्टर तो हो ही गया ना, ऑलमोस्ट एक टॉपिक बाकी है और एक्सरसाइज ना वो हम कर लेंगे। चलो अपना 6th और अच्छा कंपनी मीटिंग चालू है। ओके चलो, पेज नंबर है आपका 63। ओके, 9th चैप्टर आप लोगों का चल रहा था, ठीक है। और इसको इंटरनल मार्क्स लेंगे क्या, कल के टेस्ट को बोली थी क्या जो आएंगे नहीं उसको इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ ओके ओके, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। सच में रहते क्या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मार्क्स अगर मतलब जैसे कैसे उनके हाथ में रहते हैं तो वो ऐसे डिवाइड करके, जैसे कितने नंबर की टेस्ट है, 25 नंबर की, तो ऐसे जितने भी कितनी भी टेस्ट होती है आपके में, तो वो अगर 4 टेस्ट हो रही है तो ये हुए 100 मार्क्स, ठीक है। तो वो 100 को 10 में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं, ऐसा होता है। ओके 10 मार्क कैसे देते हो, 10 मार्क कैसे मन से देते हो? हाँ ऐसे डिवाइड करके तो फिर। ऐसा होता 12th में नहीं होता है सर, क्योंकि 12th में आपका रिजल्ट वहां से बनता है ना, तो 12th में बोर्ड से बनता है। और इंटरनल मार्क्स भी वो 20 का से सिर्फ अगर 10 मतलब अगर कम दे दिए तो वो उसका इशू रहता है कि भाई कहीं आपको उधर कम मिले और इधर के चक्कर में आप कहीं फेल हो जाए, तो किसी को भी इंटरनल किसी को भी 15 से कम तो किसी को नहीं देते हैं, चाहे कोई आए बच्चा नहीं आए। वो दिन इंग्लिश की मैम क्योंकि बोल रही थी 5 मार्क बोलते, जो बच्चा असाइनमेंट नहीं करता उसके काटते, बाकी हाँ बाकी सबको 15 तो एटलीस्ट कम से कम तो देते ही देते हैं। पर वो ऐसे भी होता होगा ना, सपोज कोई वीक स्टूडेंट है 3 तारीख से एग्जाम है उसको, मतलब थोड़ा नहीं 4 तारीख से है, सबको दे दो, उनको भी ऐसे 70-80 सबको देते हैं, सबको देते हैं। चलो नाउ प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, चलो अभी कीप डाउन योर मोबाइल। ओके इंग्लिश है। एक मिनट चलो मैम, इकोनॉमिक्स है हमारा 5 तारीख को, और ओसीएम है 8 तारीख को, ओके और एसपी है 9 तारीख को। ओके ओके चलो ओके ओके। 9 तारीख को मैथ्स है। तो अपने कितने दिन में होगा ये एसपी का लेक्चर, एसपी का ये क्या ये तो अभी हो जाएगा, ये तो अभी टाइम है एग्जाम ना, के टाइम पे फिर अपन रिवीजन करते कि छुट्टी कैसा? देखते हैं ना जैसा आप लोगों को होगा, क्योंकि अभी कितने दिन बाकी है, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 दिन बाकी है, तो मुझे ऐसे लगता है 10-12 दिन में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाएगा। तो फिर आप जनवरी में मतलब जो आपका जब एग्ज़ाम रहेगा तो उस टाइम पे हम रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों का रिवीजन भी होते जाएगा, साथ साथ में टेस्ट भी होती जाएगी। पर एग्जाम के टाइम कैसे करना, मतलब एग्जाम मतलब शॉर्ट शॉर्ट में 10-10-15 मिनट में एक एक चैप्टर बता दिया हो गया। हाँ तो वैसे कर दे। हाँ बोलो। अभी 12th के पेपर्स हुए होंगे तो किसी ने तो लाए होंगे ना पेपर्स इधर? कोई नहीं लाया पेपर। अरे हो हमको काम आएंगे ना वही। कौन से पेपर? अच्छा अभी जो प्री बोर्ड के हुए, हाँ वो मेरे पास व्हाट्सएप में है ना, ले लेना, ठीक है। देखने के लिए कि टेक्स्ट बुक से ही आता है। हाँ टेक्स्ट बुक से ही आता है भाई पूरा, मेरे पास व्हाट्सएप में है। टेक्स्ट बुक से आएगा क्योंकि उनको साइली में पढ़ाती ना, अपने को पागल मेरा पढ़ा था इसीलिए।
सारे है मेरे पास नहीं वो टेक्स्ट बुक से नहीं देता वो अभी इकोनॉमिक्स का पेपर बता नहीं, ये प्री बोर्ड है ना, तो प्री बोर्ड में तो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द जो क्योंकि बोर्ड वो बोला पैटर्न है उसकी उसी के मर्जी। अकॉर्डिंग आता है। वो उसकी अरे वो मर्जी बोर्ड का नहीं सुनता, वो बोलता महाराष्ट्र बोर्ड वाले साइको कैसे बोलते मैं चाहिए था बोलते वहाँ पे। चलो चलो ठीक है, तुम्हारे सर की भी बात करेंगे। चलो अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक में। क्या चल रहा था? चलो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये हम लोगों ने किया था, ठीक है। चलो स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री, ठीक है। लिबरलाइजेशन हैज परमिटेड द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? लिबरल कंट्रोल हटा देना। हाँ, तो उस यस वैस वेरी गुड, एक एक लाइन में बोलते जाओ। लिबरलाइजेशन मीन्स फ्री, आपको फ्री करना, आपको फ्रीडम प्रोवाइड करना। तो उसके कारण आप फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही होगा ना। तो डिसएग्री क्यों बोल रहे हो? परमिटेड मतलब नहीं कि रोकना करके देता, परमिट मतलब अलाउ करना। हाँ हाँ कह दिया, पर बाद में समझा कि अभी तुमको परमिट नहीं है करना, तो उसका मीनिंग तो ये हुआ ना परमिशन, परमिट करना मतलब परमिशन प्रोवाइड करना, प्रिवेंट करना मतलब रोकना आपको। एग्री होगा। ओके फिर एग्री है क्यों एग्री? क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज है वो अगर अपने इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे वगैरह, तो अपने बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। फिर समाज के तौर पे अगर देखा जाए तो सम प्रोग्रेसिव चेंजेस। अच्छी, अभी ओरल में बोलना अच्छी बात है, बट रिटर्न में टू द पॉइंट लिखोगे। ओके हाँ बोलो। फॉरेन टेक्नोलॉजी के वजह से जो प्रोडक्शन में कॉस्ट में कमी होंगी, जिसके यस, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना है? आपको यहाँ क्या लिखना है बताओ तो? लिबरलाइजेशन हैज परमिट द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन होता क्या है वो लिखोगे। व्हाट इज द लिबरलाइजेशन? यस, लिबरलाइजेशन के कारण आप फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हो। फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज कर पा रहे हो, क्यों यूज कर? यस, क्योंकि अब बहुत जगह से अब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ, सरचार्ज, ये सारी चीजें। हाँ बोलो। डायरेक्टली मतलब ऑफ है थोड़ा, पर उससे मतलब कोई दूसरे कंट्री के साथ अपने संबंध बनते वगैरह। हाँ हाँ लिख सकते हो, बट वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। ओके ओके। गवर्नमेंट हैज गिवन प्राइवेट एंटरप्राइज फ्री एक्सेस टू पब्लिक सेक्टर। बताओ तो, बताओ। एकदम फ्री एक्सेस तो है नहीं, एकदम ऐसा। बताओ सूरज, गायत्री, सब बताओगे इंडिविजुअली, सब अपना अपना आंसर दोगे। बताओ अजिंक्य, दिया, पूरा पब्लिक क्या गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्राइज को फ्री एक्सेस दे दिया है? नहीं लगता। बताओ, बताओ अजिंक्य। डिसएग्री। ओके, क्यों डिसएग्री? क्योंकि एक तो पहली बात तो हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर ने उस कंपनी में डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट ये हो गई है, प्राइवेट कंपनी बन गई है। नहीं, इसमें मतलब तुमको उससे ये जो स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई करना है कि तुमने गवर्नमेंट ने पहले क्वेश्चन समझो आप। नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दिया नहीं। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्या जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का ओन्ड है, ये जो एटोनॉमिक है और जो रेलवे है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट हैज गिवन प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर वालों को फ्री एक्सेस दिया है कि आप पब्लिक सेक्टर में आ सकते हो। दिया है? नहीं, सब थोड़ी है। नहीं दिया, डिसएग्री है। सब थोड़ी मैम। तो अभी रिजर्व कितने हैं? रिजर्व कितने हैं? दो ही है ना, रेलवे और डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक सेक्टर। एटॉमिक है, हाँ। डिफेंस नहीं है। हाँ मतलब उसमें कवर हो रहा है बेसिकली। आपका रेलवे है, दो ही सेक्टर है ना। तो यहाँ पे अगर डिसएग्री लिखोगे तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी एक्सेस नहीं दिया है। और अगर एग्री लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहली बात तो डिसएग्री नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था, राइट? यही था, हमने पढ़ा है ना एलपीजी में। लेकिन लिखोगे आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो, लेकिन साथ में कंपलसरी ये लाइन जोड़ोगे कि अभी भी दो सेक्टर आपके जो रेलवे और एटॉमिक सेक्टर है वो अभी भी गवर्नमेंट में है, वो हमारे लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउड सेक्टर नहीं है। ओके,
क्वेश्चन समझो। मैं क्या बोल रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो बहुत सही दे रहे हो, लेकिन सिर्फ मेरा बोलना इतना है कि पहले क्वेश्चन समझो, और क्वेश्चन में जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आप सबके लिए बहुत काम की चीज है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है, तो 4 नंबर में आपका नॉलेज, आई नो, मतलब आपको पूरा चैप्टर लर्न है, राइट, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन उस 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट है, कितनी लाइन लिखनी है, 7 लाइन 6 लाइन, ठीक है, चलो 8 लाइन लिखनी है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस 8 लाइन में आपको कौन सी चीजें डालनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? उस 8 लाइन में आपको कौन सी चीजें डालनी है। अगर आप आउट ऑफ द क्वेश्चन चले गए तो वो आपने 8 लाइन भी लिखा है तो वो काम का नहीं रहेगा। ओके, आउट ऑफ द, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, जो बुक में मतलब ऐसे लिखा है वो मेंशन, हाँ वो मेंशन करोगे, वो सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे। अब जैसे मैंने आपको पूछा है एलपीजी, ठीक है, जैसे आप लिबरलाइजेशन की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन आपका ग्लोबलाइजेशन से भी रिलेट करता है। जैसे अभी आप लोग बोल रहे हो कि फ्रीडम, मतलब लिबरलाइजेशन मतलब क्या, आपको फ्रीडम देना, फ्रीडम प्रोवाइड करना, छूट प्रोवाइड करना, भाई आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, ये लिबरलाइजेशन का मीनिंग है। ये अब जैसे ही आप थोड़ा सा लाइन चेंज कर देते हो तो ये ग्लोबलाइजेशन में शिफ्ट हो जाएगा कि भाई हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, हम सब जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कहीं ना कहीं। और ये रियलिटी भी है कि ये सब कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरलिंक तो है ही बिल्कुल। तो आपको वो क्वेश्चन में 8 पॉइंट किसके लिखने हैं वो आपको डिसाइड करना है कि वो क्वेश्चन में प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि लिबरलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको वो चीज़ लिखनी है पहले। अगर आपको कभी नहीं भी आ रहा है तो अगर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फीचर्स द इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी इसके आसपास का भी पता नहीं है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, तो पहले समझ के इकोनॉमिक पॉलिसी का मीनिंग लिखोगे। फिर आपको नहीं पता, नहीं याद, आपने पढ़ा ही नहीं, भूल गए फीचर्स क्या होता है, तो फीचर्स में कहीं ना कहीं ये तो पता है कि भाई इस पूरे चैप्टर में एलपीजी के बारे में पढ़ा है हमने, तो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पूरे मार्क्स, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फीचर्स कब जब पूरे करेक्ट अकॉर्डिंग टू द जो फीचर्स आपके बुक में मेंशन है वो फीचर्स आप लिखोगे तो वहां पे पूरे आपको 8 नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो उस चीज को? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है और किस अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये सेम ही लिखना है क्या बुक का पूरा सेम नहीं लिखना है, लेकिन एटलीस्ट जो अगर हेडिंग है, जैसे आप फीचर्स है, अब मेरी बात सुनो, मेरिट्स डीमेरिट्स में आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत पर्सनली भी हो सकता है, कुछ इसमें वो नहीं है, मतलब कि भाई ये मेरिट्स है, आपने जैसे अगर मेरिट्स में आपने लिखा कि कॉस्ट कम होती है, ठीक है, मेरिट्स अगर किसी में पर्टिकुलर समझ लो मैं कोई ई बिजनेस की बात कर रही हूँ, ई बिजनेस हम बात कर रहे हैं ई बिजनेस की और ऑफलाइन बिजनेस की। ऑफलाइन बिजनेस मतलब जो ट्रेडिशनल शॉप वाला बिजनेस है, तो विनीत ने बोला कि ई बिजनेस में क्या होता है कि कॉस्ट कम आती है, हाँ ठीक है, नहीं तो बेसिकली एक ये है कि कॉस्ट कम आती है, और बुक में आपका लिखा था कि लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर ही है, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट और कॉस्ट कम आना, ये दोनों पॉइंट सिमिलर ही है, लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कोई पॉइंट ऐसा लिखा है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके क्या फीचर्स थे या गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, ये तो आप अपने मन से नहीं लगा सकते हो ना, तो वो पॉइंट्स एटलीस्ट हेडिंग आपका बुक का होना चाहिए, भले उसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन एक लाइन अपने मन से भी डाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हेडिंग है वो मैच होना चाहिए कि हाँ भाई ये बुक के शब्द है। ओके चलो आ जाते हैं आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट करके रखी है या गवर्नमेंट की मोनोपोली है इंश्योरेंस सेक्टर में, क्या ये बात सही है? नहीं, हमने क्या पढ़ा था बताओ तो? मोनोपोली नहीं है गवर्नमेंट ने अलाउ किया है ना इंश्योरेंस सेक्टर को भी, अलाउ किया है कि नहीं किया है? सो एग्री या डिसएग्री? डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने पहले सिर्फ गवर्नमेंट का इंश्योरेंस था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ किया। LIC था, अभी भी है, तो अभी स्टार हेल्थ आ गया, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल लिख सकते हो,
बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट ने इसमें चेंज कर दिया है। द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड वॉज डन टू रिमूव पॉवर्टी। याद करो तो ये बोर्ड के बारे में हमने बात की थी, किसके रिगार्डिंग बना था ये बोर्ड? इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करना, क्यों अच्छी करना? ताकि डेवलपमेंट, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। और एक चीज भूल रहे हो, पर्टिकुलर ये बोर्ड किस चीज के लिए बनाया गया था? पॉवर्टी रिमूव, कौन सी पॉवर्टी? इकोनॉमी, जो किसके कारण आ रही थी? गरीबी के कारण, मैं मारूंगी पकड़ के तुम लोग को। बताओ बताओ, दिया जिंक्य। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के कारण। वेरी गुड, हाँ वो बराबर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो। मेरे पर लेकिन और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सही जा रहे हो। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक और पॉइंट है, बताओ। 90% तुक्के सही हाँ, होते हैं। 90% तुक्का सही हो गया। बताओ, सोचो सोचो, पर्टिकुलर ये जो बोर्ड बना था ये किसी चीज के रिगार्डिंग बना था, पॉवर्टी। लेकिन पॉवर्टी, हम पॉवर्टी वाला तो चैप्टर हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर की हाँ, यूनिट्स क्लोज ये इसका नाम वेरी है- गुड। पब्लिक सेक्टर की यूनिट जो क्लोज हो रही थी, जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थी, उसके वहां से जो लोग आ रहे थे, वहां से जो अनएम्प्लॉयड, जिनका अपॉर्चुनिटी खत्म हो रहा था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा बोर्ड बनाया था? एनआरबी। तो इसका रिलेशन, इसीलिए अब जो आपने पॉवर्टी लिखा ना, वो पॉवर्टी सही है 80% 70%, लेकिन ये चीज आपको कंपलसरी मेंशन करना है कि जो पब्लिक सेक्टर, COTOR, अब स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो लॉस मेकिंग यूनिट थी, ये शब्द आपके आंसर की में होना ही चाहिए, आपके आंसर में, तभी आपको कि पर्टिकुलर इसी चीज के लिए बनाया था ना। पॉवर्टी चैप्टर तो हमने लास्ट में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर था हमारा, ओके। तो जो आपकी वो सारी यूनिट थी जो लॉस के कारण बंद हुई थी, क्लोज किया था ना हमने, याद आ रहा है क्या? मिला क्या आपको वो टॉपिक? क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 59। हाँ, तो उसके कारण जो सारी आपकी क्लोज हुई थी, वो सारे एम्प्लॉयड को शिफ्ट करने के लिए ये बोर्ड बना था, ओके। IOC इज द वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट अमंग नवरत्न। IOC का नाम तो हमने पहले या दूसरे में ही देखा है, आई थिंक। इसमें क्या लिखेंगे? IOC गवर्नमेंट ओन्ड है, जिसका शेयर अपना पब्लिक के पास है। हाँ, और क्यों नवरत्न में हमने क्या पढ़ा था? नवरत्न का मीनिंग क्या पढ़ा था? कि वो सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट, हाँ, वेरी गुड। तो वो चीज आप मेंशन करोगे कि जो 9 जो आपको फाइनेंशियली ऑटोनोमी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट को, उसमें IOC है, और बाकी भी बहुत है। बाकी का नाम लिखना आपको जरूरी नहीं है, याद है तो लिख सकते हो 4-5 का नाम। हाँ, वेरी गुड। तो अगर आपको नाम याद हो तो लिख सकते हो 4-5 का नाम। लेकिन क्यों नवरत्न में आई IOC? क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पे, फाइनेंशियल के बेस पे, ओके। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं फीचर्स किसको किसको याद है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडिया, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991, क्या फीचर्स पढ़े थे हमने उसके, बताओ तो। सब 1 बाय 1 एक एक फीचर्स बोलोगे, क्या क्या फीचर्स थे? ये देखो, मैंने क्वेश्चन पूरा पूछ लिया। इकोनॉमिक पॉलिसी, जो IT सेक्टर है उसमें बदलाव हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ था, ओके, और जो IT सेक्टर में डिमांड बढ़ती जा रही है इसके वजह से, ओके टेक्नोलॉजी वगैरह सब अपडेट हुई थी। इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज, ओके, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक जो थे सेक्टर हैज हाईली प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सेक्टर हैज बिकम हाईली प्रोफेशनल। ओह माय गॉड, बस बस बस। हमारे कॉलेज में ऐसा है, मैम बुलाती फीचर्स वाले बोलने के लिए 2-3 बच्चों को, बच्चे जाते हो देख देख के पढ़ के बोलते हैं। मतलब मुझे ये बताओ, वो तो तुम लोग की टेक्स्ट बुक ओपन है, अगर मैं तुम लोग को टेक्स्ट बुक, बोल सकता हूं, पर टेक्स्ट बुक का बोलना है तो थोड़ा सा। ओके ओके, चलो बताओ सूरज। फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुई क्योंकि इनके जो बैंक थे वो उनका प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन हुआ इसमें। आपको क्या बोलना है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन हुआ ना। अच्छा, मतलब बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, ओके ओके। स्टैंडर्ड्स की डिमांड भी बढ़ गई, जैसे गवर्नमेंट ने भी पहले अपनी क्वालिटी सुधारी बैंक की, SBI वगैरह HDFC के लेवल में चले गया। और फिर और एक पॉइंट है, हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में भी इम्प्रूवमेंट आई, जैसे
इंडिया के लोग जो है वो अब बाहर जाके पढ़ सकते थे, हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते थे, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था और कम डिमांड में था, तो जिसके कारण इकोनॉमी में थोड़ा सा गड़बड़ थी। तो एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आया, तुम लोग का वो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लगे, एक्सपोर्ट्स मैं बता रही हूँ अर्णव, आपका ये जो है ना एक्सप्रेशन, इसके कराना ना आप वो एंकरिंग में जा सकते हो, न्यूज एंकरिंग में। चलो खास करता हूँ हाँ, और ऐसा समझा और एकदम ऐसे मतलब पूरी फीलिंग के साथ, पूरी ऐसे भावनाओं के साथ। चलो और जो कमी की रहती है, मतलब देश में इसकी कमी है अगर उसके वजह से कमी नहीं रही, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ गए। ओके ओके चलो, एक्सप्लेन द मेजर्स अंडरटेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए हमने क्या क्या किया? फॉरेन कोलैबोरेशन। हाँ, गुड पॉइंट, बोलो। मैम 1 मिनट कॉल। हाँ ओके, बोलो बोलो। हो गया रात को आओगे 9:30 क्या बोल रहे हो? ग्लोबलाइजेशन है वो 9:30 बजे तक आता अभी मैम परचेस करते हैं। हाँ ओके, लेकिन हमने ग्लोबलाइजेशन, हमारी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हो इसके लिए हमने क्या किया, क्या प्रोसेस थी, हमने क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म की, ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म की हमने, क्या क्या मेजर्स परफॉर्म किए हमने? एक इसके 120 लिया। 120 बाप रे। किस चीज के भाई साहब? अरे वो पैंट की बहुत ढीली हो रही थी ना, कॉलेज की पैंट 40 कितनी 33 नंबर की थी और मुझे 29 नहीं आता, 29 30 ज्यादा से ज्यादा। तो फिर नहीं क्या, टेलर को दिया तो उसने सब निकाल के किया, तो एक इसके 120 लिया। अरे वो है ही चार्जेस। अमरावती में पर इतने नहीं लगते, पुणे में भी नहीं लगते। ये अमरावती में अजिंक्य जा रहा है, उससे करा लेना। पुणे में भी इतने नहीं लगते। अबे वो लगते हैं। नहीं 100 वगैरह में काम चल जाता है। 120 मुझे लगा इतने नहीं लगता, तो बोल रहा है 50। ओके ओके, नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। एक इसके 24 की 240। चलो, एक्सप्लेन द मेजर्स अंडरटेकन, मतलब जितने स्टिचिंग के वो उसने कॉलेज वाले को दी, उससे ज्यादा तूने दे दिया ऑल्टरिंग के। कॉलेज वाले को भी कितने दिए, कॉलेज वाले को एक इसके 450 दिए, ज्यादा ही है ना वो, उनको तो कम में पड़ा और होगा। पूरे यूनिफॉर्म का कितना 2650, हां, और क्वालिटी 500 रुपए की। बाप रे, मस्त वसूल दिया। बहुत कम आता। चलो, तो ग्लोबल क्वेश्चन आपका ये है कि ग्लोबलाइजेशन के लिए हमने क्या क्या काम किया, कौन कौन सी प्रोसेस हमने फॉलो की थी। जो रुपी का एक्सचेंज रेट हमने इजी बना दिया ताकि रुपी को हम इजीली कन्वर्ट कर सके। ओके गुड, हाँ बोलो गायत्री, बोलो सूरज। ग्लोबलाइजेशन की अल्टीमेट एम रहती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। हाँ ओके, और फिर उसके बाद अपने जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी हमने मतलब ये किया, प्रोत्साहन दिया, एक्सपोर्ट्स भी हम अपने फॉरेन इसमें बढ़ाने हाँ लगे। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ पॉलिसी, ओके ओके। Export चलो बताओ गायत्री। और फॉरेन कोलैबोरेशन हुए, जैसे इंडियन कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन क्या बोला? और उनको हेल्प किया उनके प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए। Yes. जैसे कि मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और टाटा टीवी, टाटा कोरस। ओके ओके, चलो बहुत है। आ जाते हैं आगे। चलो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली, ये लास्ट में देखते हैं, अगर टाइम मिला तो यहाँ क्लास वर्क में करोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। वैसे तो आई थिंक अभी 5-10 मिनट का टाइम आपको यहीं मिलेगा, यहीं हो जाएगा। 1990 में शुरू हुआ वो। चलो। कहाँ पहुँच गए यार, 40,000 की गाड़ी बनाने वाली कंपनी आज 20-25 लाख की गाड़ी बेच रही, फिर क्या, और महीने की 1.5 लाख गाड़ी बेच रही है, एक महीने की। इंडिया हाईएस्ट सेलिंग कार कंपनी मारुति। 2021 में तो वैगन आर मतलब थी। इंडिया की जो 45% गाड़ी सिर्फ मारुति अकेली बेचती है, 45%। इतना अच्छा, कमा लिया। एवरेज और गाड़ी अच्छा unsafe है। यार ये लास्ट वाला पॉइंट। तो लोग बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी है करके ऐसा, ये मारुति गाड़ी मतलब लोग अच्छा। चलो चलो ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। क्या आप लोगों ने 5 इयर्स प्लान के बारे में सुना है क्या? नाउ कीप क्वाइट। नया चैप्टर कहाँ पे 5 लाख, कहाँ पे 5 करोड़। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सुना है क्या? हाँ सुना है। क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग? मेरे हिसाब
फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो देश में आते हैं वो कहाँ पे कैसे यूज करने चाहिए। हाँ, हमारे इंडिया में कितने इयर्स के लिए बनता है फाइनेंशियल प्लान, इकोनॉमिक 5 साल। प्लानिंग कितने साल के लिए? नहीं 1 साल के लिए बनता है। एस्टेट्स को बनता अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, फाइनेंस वगैरह जैसे विनीत नहीं बोला, 1 साल के लिए बनता ये हाँ। 1 साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए नहीं बनता है। नहीं हर 1 साल चेंज होते रहता ना। 5 इयर्स प्लान नहीं बनते हैं? हाँ बनते हैं ना, 5 इयर्स बनते हैं। 5 इयर्स प्लान सुने हो कि नहीं सुने हो? तो 1 साल का वो हरदम क्या होता है कि फाइनेंस में चेंज आ रहा वो आपका बजट रहता है ना, तो ये सेम नहीं रहते क्या? ये अलग अलग है। इकोनॉमिक प्लानिंग, चलो आ जाते हैं। देखो खत्म हो गया। 1950 के टाइम पीरियड की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया, जिस प्लानिंग कमीशन को आज आप किस नाम से जानते हो? नीति आयोग के नाम से। ओके, जो आपके प्रधानमंत्री जी है वो उनके एक्स ऑफियो चेयरमैन रहते हैं, किसके? प्लानिंग कमीशन के। अब प्लानिंग कमीशन, बार बार ये जो वर्ड आ रहा है प्लानिंग कमीशन, ये क्या है भाई प्लानिंग कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन आपका बहुत सारे प्लानिंग कमीशन, बहुत सारी जो आपकी फील्ड है वो बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री, सारे फील्ड के एक्सपर्ट उसमें रहते हैं और वो क्या बनाते हैं? इकोनॉमिक प्लान। आपके जो मोस्टली आपके कंट्री में जो इकोनॉमिक प्लान है वो 5 इयर्स के प्लान होते हैं। ओके, कुछ कारण से, अगर गवर्नमेंट के चेंज आने के कारण से कभी कभी वो अलग मतलब बीच में भी रुक जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 1950 से हमने ये चालू किया था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो क्या करता था? 5 इयर्स प्लान बनाता था कि ये जो इतना पैसा यहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ पे हमें खर्च करना है, एग्रीकल्चर में, शिक्षा, एजुकेशन में, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कहाँ पे कितना हमें रिसोर्सेस लगाना है। ओके, सो जो आपके प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। ओके, मतलब उन्हीं के लास्ट में उनका प्राइमरी है कि उनका साइन होगा, मतलब वही उसको अब जैसे हमने जो चेयर पढ़ा था चेयरमैन, जो सिर्फ हाँ भाई पढ़ा था एसपी में, जो मीटिंग कंडक्ट करता है उसको ऑफिशियल हर मतलब उसके बाद आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो आपकी कमेटी बैठ रही है, जो भी सजेशन दे रही है, लास्ट में उसका रहेगा प्राइम मिनिस्टर, उस पर जो भी रखेंगे वही आपका फाइनल होगा। बिल्कुल आ सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आता ही है। चलो आ जाते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने घर के लिए प्लानिंग करते हो ना, आप अपने एजुकेशन के लिए, आपके फैमिली में हर साल कुछ ना कुछ, हर 6 महीने में, हर महीने की आप प्लानिंग करते हो, या आपके पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है? जैसे अगर मूवी देखने जाना है एनिमल, लेकिन घर में कौन सी दूसरी मूवी का नाम लेना है, तो उसके पहले भी 4 बार मन में प्लानिंग करनी पड़ती है ना कि क्या बोलना है। ओके, तो ये भी एक प्लानिंग है भाई, ये भी एक प्लान ही तो है। चलो, सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम प्लान करते हैं कि भाई दोस्तों के साथ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो हमारी इनफॉर्मल प्लानिंग है। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ सर्टेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो अचीव करने के लिए कि भाई हमारे पास इतना अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे बाय प्लानिंग अथॉरिटी। हमारे अभी जो प्लानिंग अथॉरिटी वो कौन है? नीति आयोग। ओके, ये है आपका इकोनॉमी। क्या बोल रहे हो? अच्छा, हाँ ओके, ये इनकी डेफिनेशन ना। ओके अभी तो रिसेंटली हमने किसी में नहीं पढ़ा इसकी, उनकी डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स में नहीं और भी इसमें ओके चलो सो अब इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ड का क्लियर है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग 2 शब्द अलग अलग है जिसको साथ में लिया गया है। बेसिकली प्लानिंग का मतलब आपको पहले क्लियर होना चाहिए, और इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम एक पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट को, इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज है उसके थ्रू आप प्लान कर रहे हो, दैट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग। आप अपने घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो इकोनॉमिक प्लानिंग, तो वो आपकी पर्सनल होगी। ओवरऑल कंट्री के लिए होगा तो इकोनॉमिक प्लान फॉर कंट्री। ओके, क्लियर है सूरज? चलो आ जाते हैं अर्णव के बेस्ट जो है उनकी डेफिनेशन में, डॉक्टर एच डी डिक्सन। इसका एग्जांपल रहता ही है और मतलब बहुत नाम भी सुना है बहुत ज्यादा। चलो, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, क्या प्रोड्यूस करना है, ये ना आपको ये पता है, ये जो है ना हाउ टू प्रोड्यूस, ये अंडरलाइन करके रखना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन, ये 4 इकोनॉमिक क्वेश्चन है आपके। ओके, जो आपको अभी नहीं है, ये मतलब आई थिंक सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में होगा आपको। ओके, सेंट्रल नहीं, बेसिकली ये थ्योरी है। ओके, क्या बोल रहे हो? है ना, इजी है। अब है कि नहीं पता नहीं, मुझे ये अभी चेंज किया है ना।
चलो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, ये आपके 4 सेंट्रल इकोनॉमी के क्वेश्चन है। बेसिकली ये कैसे डिसाइड होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस है, गवर्नमेंट उससे क्या प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, गवर्नमेंट का पास ऑप्शन है, या तो वो ग्रेन प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब या तो ब्रेड प्रोड्यूस करेगी या तो गन प्रोड्यूस करेगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? मतलब या तो वो ब्रेड अगर होगा तो भाई वो खाने के लिए होगा, या फिर गन प्रोड्यूस करेगी। ब्रेड किससे खाओगे? अरे दैट मीन्स आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब ये गवर्नमेंट के पास या इकोनॉमी के पास हमेशा चॉइस होती है कि किस में पैसा लगाना है। ब्रेड मतलब जो आपका फूड आइटम हो गया। मुझे भी लगा पहले ब्रेड से मैं इतना मारूंगी ना मैं लोगों को। अलग मैं यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग बढ़ा रही हूँ, तुम लोग एकदम छोटे बच्चों के जैसे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो या तो आप मतलब डिफेंस में पैसा लगाओगे या तो फिर सोसाइटी के लिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच, कितना कितना, ये किन चीजों का प्रोडक्शन इसकी इस रेशियो में कितने प्रपोर्शन में होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आपको क्या प्रोड्यूस करना है। दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कितना प्रोड्यूस करोगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? व्हेन, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ, और एक और चीज आएगी कैसे प्रोड्यूस करोगे। दैट मीन्स आप लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो या फिर कैपिटल। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन का आंसर आपकी गवर्नमेंट नहीं देती है। ये चारों पांचों क्वेश्चन का आंसर इस बेस पे डिसाइड होता है कि आपकी कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री है, यस आपकी कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री है या फिर सोशलिस्ट कंट्री है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, तो अगर कैपिटलिस्ट कंट्री है तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ तुमको जो करना है करो। कैसे डिसाइड होता है? अब कैपिटलिस्ट कंट्री में कोई बैठा है क्या जो आपको बताएगा कि ये प्रोड्यूस करो ये प्रोड्यूस करो? जो कंज्यूमर को पसंद है, जिसमें प्रोड्यूसर के पास भरमार पैसा आ रहा है, वो प्रोड्यूस करेगा। गवर्नमेंट जाके ये नहीं बोलेगी कि नहीं भाई यहाँ पे ग्रेन कम हो गया, वीट कम हो गया, गेहूँ कम हो गया, चावल कम हो गया, आप ये प्रोड्यूस करो। ओके, सो ये है आपकी कैपिटलिस्ट कंट्री में ये क्वेश्चन। ये जो मैं आपको अभी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये सीए फाउंडेशन का बेस है आपका। ये कैसे डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई से। कैपिटलिस्ट कंट्री में डिमांड और सप्लाई से। सोशलिस्ट कंट्री में कैसे डिसाइड होगा? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको बताएगी। अगर आपकी डेमोक्रेटिक है तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं चूज करने का राइट है। अगर आपकी टोटल सोशलिस्ट कंट्री है जो अलग अलग दो टाइप्स है, दैट मीन्स उसमें सब आपको, तो गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपको ये प्रोड्यूस करना है। समझ रहे हो? तो वहां पे डिसाइड होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू। और हमारे यहाँ कैसे डिसाइड होगा? यस, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने आधा जो है, हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट मीन्स हमें फ्रीडम है, आपको जो मतलब प्रोडक्शन करना है, जो आपको परचेस करना उसका है। लेकिन गवर्नमेंट ने मिनिमम जो आपका मिनिमम, मुझे हिंदी वर्ड याद आ रहा है उसका, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभी हमने देखा था क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट कुछ तो था ना। हाँ, एमएसपी, हाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस, यस यस। उस दिन मैंने आपको इतना हिंदी वर्ड बताया कि वो हिंदी वर्ड मुझे याद रह गया और उसका इंग्लिश वर्ड याद नहीं है। मिनिमम जो आपका सेलिंग प्राइस है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है एग्रीकल्चर वालों के लिए। वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है एग्रीकल्चर वालों के लिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपना भी रोल प्ले कर रही है और हमारे पास हमारा भी राइट है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये आपकी इकोनॉमी के क्वेश्चंस है कि भाई आपको कब, क्या, कैसे, कितना प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं कि आपकी किस टाइप की इकोनॉमी है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दी है, ये आपको इन शॉर्ट में दिया है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो इसीलिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। चलो और आगे देखो, इसके कंटिन्यू, ये मेन 4 क्वेश्चन है। उसके बाद जो आप प्रोड्यूस करोगे तो वो कैसे एलोकेट करोगे, समझ रहे हो? जिसके पास पैसा है वो तो पैसा देके परचेस कर लेगा, तो जो नहीं परचेस करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने वो राशन की दुकान खोल के रखी है ना, राइट, राशन कार्ड, ये सारे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द डिटर्मिनेट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आपके इसके सारे डिसीजंस ले रही है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ओके, सारी इकोनॉमी का सर्वे करने के बाद, अकॉर्डिंग टू मिस्टर बार्बर वुटन, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस, इन्होंने सिर्फ प्लानिंग की डेफिनेशन दी है, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी। यस, हर 5 ईयर्स प्लान्स में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज होती है।
ओके पहले जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज थी एग्रीकल्चर के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में भी ध्यान देने लगी, अभी गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में भी ध्यान दे रही है। तो हर 5 ईयर्स में हर प्लान्स में गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है वो चेंज होती बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। सब अपना घर का बजट लेके जाते हैं क्या, सब अपने घर की प्लानिंग लेके जाते हैं क्या कि नहीं भाई गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, नहीं, जो पब्लिक अथॉरिटी है वही ये काम कर रही है। ओके क्लियर है ये चीज? ये डिफेंस में अपनी प्रायोरिटी थी 1949 के बाद, क्योंकि अपन हारे थे ना जब हाँ। पाकिस्तान से। तो भाई हमने बोला कि नहीं इसलिए ब्रेड के साथ साथ तो ये बहुत देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल अभी विनीत ने याद दिलाया कि नहीं ब्रेड के साथ साथ हमारे पास गन होना भी जरूरी है। गन मतलब नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट्स फॉर द इकोनॉमी। ओके दैट मीन्स हमारे पास डिफेंस होना भी जरूरी है। अभी टॉप मोस्ट पावरफुल आर्मी में से 4th नंबर पे आती है, पहली यूएसए, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर अपनी। ओके चलो इकोनॉमिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्या है इकोनॉमिक फीचर्स? पहला है फीचर्स मतलब क्या क्या आपकी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस है। पहला है आपका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कौन है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी? बताओ तो कौन होगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी? अब भी मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे प्लान करता नीति आयोग। हाँ नीति आयोग। और नीति आयोग पहले क्या था? नीति आयोग पहले क्या था? पहले क्या था नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके रिन्यूएबल बोर्ड है। मतलब ना नीति आयोग था, मैम पहले हर्षा थी अब हर्षा सोनी है, मतलब ये सिमिलर क्वेश्चन का आंसर। मैं आपसे पूछ रही हूँ पहले क्या था तो बोलते हो चढ़ गई है क्या आज? अभी नीति आयोग। पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, अब उसका नाम चेंज किया जो आप फुल फॉर्म बोल रहे हो ना। नाम चेंज किए, कुछ याद नहीं आता, सब भी नाम चेंज करके बना दिया अपने। हाँ ना, क्या याद रखना इंसान ने। चलो आ जाते हैं, बचे अभी ना अभी के बचे इसके। चलो आगे आ जाते हैं। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एक फीचर है, दैट मीन्स हमारे आपको ये याद रखना है, पहले हमारे यहाँ इंडिया में प्लानिंग कमीशन था, बस 2 चीज़ याद रखनी है, और अभी जो है 2015 से वो क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ सर्वे हमेशा यस आपका सर्वे होता है किसके लिए? ताकि गवर्नमेंट ये पता लगा सके कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज का, हाँ वेरी गुड, और आप उन सारे रिसोर्सेज का कैसे यूज करने वाले हो। फीचर्स मतलब यहाँ पे वो कैरेक्टरिस नहीं है कि इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, दैट मीन्स आपको ये बताना है कि भाई हमारे यहाँ कौन सी अथॉरिटी है, कब कब सर्वे होता है, हम जो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, गवर्नमेंट क्यों करती है, क्या गवर्नमेंट के पास टाइम ज़्यादा है, देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी उस टाइम करती कि लोगों का ज़्यादा पैसा मिले, गरीबी का इरेडिकेशन हो। ओके और गवर्नमेंट जैसे आपको पता, मुझे बताओ आप भी तो कोई ना कोई अपने घर में बजट बना के चलते हो ना, कि ये है तो उसको इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे यूज़ करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितना बैलेंस है और आप ऐसे ही यूज़ किए जा रहे हो तो पता चला पूरे खाली हो जाओगे। तो दैट मीन्स आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है, प्रायोरिटी सेट करनी है। अभी भी ये टाइम है आपका करियर में, आपको ये सेट करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है कि कहीं जाना ज़रूरी है कि कहीं घूमना ज़रूरी है, कल एग्जाम है तो प्रायोरिटी क्या होगी, ऑब्वियसली पढ़ना होगा। हाँ लेकिन प्रायोरिटी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। बंदे की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो सके, वो मूवी देखने भी जा सकता है। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई होंगी नहीं तो फ्रेंड को कॉल करेगा, तेरा हो गया। ये प्रायोरिटी है बच्चों की। और खुद का तो हुआ नहीं और साथ में जो सामने वाला का उसका भी नहीं करने देना ऐसे। अरे अभी हमारे कॉलेज में वो बच्चे ने बोला उसको चीटिंग करके 85% मिल गए। चीटिंग करके बाप रे, बोला चीटिंग करके 85 मिल के वाह अच्छी बात है, मतलब ऐसे चलो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड है। चलो आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है जो हमारे विच आर रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल, मतलब टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटीज और टारगेट, यस हम इकोनॉमिक प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सके कि हमारी क्या प्रायोरिटीज है और क्या टारगेट है। ओके टारगेट आर द कंक्रीट ऑफ स्टेप। अब आपको कुछ पता होगा तभी तो आप उस स्टेप फॉलो करोगे ना। अब आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है और आप यहाँ खड़े हो,
तो आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो कैसे आप अपना स्टेप डिसाइड करोगे, राइट। तो किसी भी चीज़ के लिए, ये सिर्फ भले ही मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही हूँ, पर ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत रिलेट करेगा कि जब भी आपको इतना दिमाग में कन्फ्यूज़न, इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि क्या करना है क्या करना है, तो एक मस्त पेन पेपर लेके बैठ जाना और पेन पेपर में लिख के कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। भले ही आपको लगता है कि ये बहुत मतलब वाहियात टेक्निक है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन क्योंकि हम जब कंटिन्यू सोचते रहते हैं ना तो सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता है। जब हम रियल में कुछ लिखते हैं ना तो उस टाइम मतलब लिखते हैं, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, आप जो लिखोगे तो आपके मन में तो 10 लाइन चल रही है, ठीक है, लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको लिखने में इतना आलस आएगा ना कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना बस आप वही लिखोगे, ठीक है। तो जब आप वो लिखोगे तो आपको ये पता होगा कि भाई ये जो आपने प्रॉब्लम लिखी है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए तो ऑब्वियसली जो आपका टारगेट है, अगर आपको वो पता होगा तो आपको, अगर आपको पता है आपको सीए करना है तो उसके बाद का स्टेप ये है कि भाई आपको सीए करना है तो उसके सीए फाउंडेशन की क्लासेस, कौन से सर कौन से लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं। अब आपको यही नहीं पता है 12th के बाद तक कि आपको करना क्या है, तो आप डेमो लेक्चर, सारे डेमो लेक्चर्स में बैठ रहे हो आप, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। चलो, और हमारे यहाँ के बच्चे का तो 11th से डिसाइड है, इतना टेंशन ले लेते हैं, एक्स्ट्रा टेंशन। चलो साल जल्दी बीत रहे हैं ना। साल जल्दी 2024 आ रहा है क्या। चलो, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज मीन बाय मोबिलाइजेशन, बताओ तो, सूरज बताओ, गायत्री बताओ। ये वर्ड आई थिंक अभी तक हमने 25-30 बार पढ़ा है, तो व्हाट इज मीन बाय मोबिलाइजेशन, चलो बताओगे, ठीक है, 1 मिनट टाइम ले सकते हो आप पढ़ने के लिए। 18 है यार, 17 अपन एक दिन पीछे चल रहे, अपन एक दिन पीछे ही चलते और 15 कौन बोल रहा है? 15 दिन ही बचे। बताओ व्हाट इज मीन बाय मोबिलाइजेशन, मोबाइल वर्ड से रिलेटेड ही है। उस टाइम पास रहता। बताओ क्या लगता होगा आपको, क्या हो सकता है इसका मीनिंग। रिसोर्सेज बनाना, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब सही तरीके से यूज करना, बनाना, मतलब मींस क्रिएट करना उसका, ऐसा लग रहा मुझे। अब तो मतलब मैं तुम लोग को भी मारने वाली हूँ। मोबिलाइजेशन का इधर इन्होंने अलग लिखा है। मोबिलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमिक्स में, एसपी में, ओसीएम में, सब जगह सेम होता है। नहीं, इंग्लिश वाला अलग पढ़ा है, नहीं आज तक। मैम इंग्लिश वाला मीनिंग अलग है और ये वाला अलग है। मोबिलाइज करना, फ्री करना, ऐसा कुछ। मोबिलाइज यानी जो चलते हैं। हाँ वही, वो भी यहाँ भी वही है, यहाँ किधर हुआ है? यहाँ भी वही मतलब है मोबिलाइज करना। जो हम यूज करते हैं हाँ। चलता है मोबाइल। मतलब ऐसा नहीं कि रोक रखना, ऐसा कुछ तो भी नहीं वो सब ऐसा हम नहीं है। मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं? चलता है ना। मोबाइल नाम उसका। अच्छा ऐसा नहीं है, लॉजिक उसका यार अलग है। मतलब मोबाइल चलता है। किसी ने पूछा कि आपके पापा का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि हम तो पापा ही बोलते हैं, नाम हमें नहीं पता है। वो दिन इसके बारे में बोला था। मोबिलाइज का मीनिंग वही है, किसी दूसरे जगह चलना है। वेरी गुड, तो हाँ ये कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल करो ना, यहाँ भी वही मीनिंग है। अच्छा, मोबिलाइज मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, वही। और मोबाइल वर्ड भी इसीलिए है क्योंकि आप जहाँ जाते हो वहां से लेके जा सकते हो। वही। मोबाइल नाम है इसीलिए मोबाइल है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आएगा। क्योंकि एक जो बच्चा है वो कंट्रोवर्शियल रहता, उसको निके एक बार इंटरव्यू ने पूछा था कि आपको क्या करना है इंडिया के लिए, मुझे सेकंड नंबर पे लाना है, तो उसने बोला फर्स्ट के नहीं, फर्स्ट दूसरे का सपना होगा। चलो बताओ तो। हाँ मैम। हाँ वैसा ही है, फिर मोबिलाइज। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, मोबिलाइज करना मतलब क्या मोबिलाइज करोगे, चलने की अथॉरिटी देना, किसको चलने की ऑथोरिटी। रिसोर्सेज को, इनको taxation। ये अलाउ करना कि तुम ये सब मतलब रिसोर्सेज, टैक्सेशन, डोमेस्टिक सेविंग एक्टिविटी। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स अब इसके बाद जब भी मोबिलाइजेशन वर्ड आएगा वो तो meaning मुझे हाँ पता मीनिंग था। क्लियर है, ओके गुड गुड। तो यहाँ पे मोबिलाइज वर्ड मतलब ये होगा, दैट मीन्स आपके रिसोर्सेज जो है, अब मैं जैसे यहाँ पे बोल रही हूँ कि यूपी बिहार से आपके जो लेबर ओके या जो लोग हैं, माइग्रेशन। हाँ वो माइग्रेशन पहले समझो, तो वहाँ से लेबर यहाँ पे आ रहा है, राइट, दैट मीन्स वो लोग तो माइग्रेट हो रहे हैं, वो लोगों के लिए आप वर्ड यूज करोगे माइग्रेशन, वो जो प्रोसेस है उसके लिए, बट जो लेबर, हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है,
ओके कैपिटल आप कहीं लगा रहे हो तो माइग्रेशन नहीं बोलोगे, वो हाँ मोबिलाइज हो रहा है, चैनलाइज हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड है। यहाँ पे क्या लिखा है, चैनलाइज करना मतलब एक्सपैंड करना, ओके मोबिलाइज करना मतलब एक जगह से, ये सारे वर्ड आपको आने वाले हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ, ओके। सो मोबिलाइज करना दैट मीन्स कैपिटल आपने यहाँ से यहाँ लगाया, मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना बेसिकली, ओके। चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लैंड हो, लैंड को तो आप मोबिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो कौन सा फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर है या पैसिव फैक्टर है, पैसिव फैक्टर है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ो, द रिसोर्सेज नीड फॉर प्लानिंग, हम वो सारे रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, टैक्सेशन के थ्रू, ओके, डोमेस्टिक सेविंग के थ्रू, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट, ये सारे दैट मीन्स आप रिसोर्सेज इन सारी जगहों से ले रहे हो, टैक्स के थ्रू आपको रिसोर्सेज आ रहा है, सेविंग के थ्रू कहीं ना कहीं से फाइनेंस ले रहे हो, और फिर ये सारे फाइनेंस, ये गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है ये पैसा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास पैसा है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास से एजुकेशन में, फील्ड में, यहाँ वहाँ 100 जगहों पे जो गवर्नमेंट के अलग अलग एक्सपेंडिचर है वहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ से पैसा कहीं और लग रहा है, मतलब रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो रहा है। मतलब मीनिंग जैसे रिसोर्स का बंटवारा ऐसा बोल सकते बिल्कुल बोल सकते हो, बंटवारा बोल सकते हो, लेकिन बंटवारा के लिए वर्ड है आपका एलोक, मतलब अलॉट कर यहाँ पे मोबिलाइज करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगाना, इन्वेस्ट करना, हाँ बिल्कुल सही है। प्लान आपका जो प्लानिंग का पीरियड रहता है मोस्टली इंडिया में आपका देखो जनरली जो प्लानिंग का पीरियड रहता है दैट इज अ 5 years प्लान, ओके। इवैल्यूएशन, यस हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन करना मतलब हमने क्या टारगेट सेट किया था, अब वो टारगेट हमारा कितना अचीव हुआ है, वो हुआ इवैल्यूएशन, तो टाइम टू टाइम हम उसमें चेक करते रहते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट, मिड टर्म जैसे आपके वहाँ होता है, अप्रेजल इज डन टू इनकॉर्पोरेट, जैसे आपके एग्जाम में होता है ना मिड टर्म एग्जाम, वैसे ही दैट मीन्स हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि भाई हमने कितना प्रोग्रेस किया है, ओके। हाँ बिल्कुल अटेंड कर लो। चलो कंटिन्यू प्रोसेस है, यस इकोनॉमिक प्लानिंग आपका कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कहीं स्टॉप नहीं हो सकता कि भाई आप 5 साल के लिए 5 years प्लान बना दिया अब रुक गए, अब अगले 5 साल देखेंगे, नहीं, ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहते हैं, दैट्स वाई ये फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने जो बना दिया तो वो लकीर ही हो गई, अब मिटा नहीं सकते, अगर टाइम पड़ा तो उसमें चेंज भी करते हैं, ओके। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन किसके साथ, जो प्लानिंग अथॉरिटी है मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हर जगह पे प्लान एप्लीकेबल करना है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ बाकी सारे सेक्टर्स के साथ आपका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ओके। रियलिटी में हर बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नहीं चीजें पॉसिबल है, गवर्नमेंट अलग-अलग रही, यस तो यस बिल्कुल conflict होते हैं उनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट होते ही है। फ्लेक्सिबिलिटी, जस्ट मैंने आपको बताया कि आपकी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हमेशा फ्लेक्सिबल अप्रोच में चलती है, ऐसा नहीं कि एक बार ये प्लान बना दिया तो उसमें आप कतई कुछ भी चेंज पॉसिबल नहीं है, टाइम टू टाइम उसमें चेंज हमेशा करने पड़ते हैं, एक्स पर द रिक्वायरमेंट, एक्स पर द सिचुएशन, तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ओके। तो ये आपके इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ फीचर्स हैं, ओके। चलो अब ये पहले आज 5 years प्लान की स्टडी करेंगे। चलो ये देखो आपको 51 से 5 years प्लान, देखो फर्स्ट 5 years प्लान बना था आपका 1951 से 5 साल के लिए 56 तक। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इधर देखोगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर, टारगेट हमने किया था 2.1 का, अचीवमेंट हमारा 3.6 हुआ, अच्छा अचीवमेंट हुआ। सेकंड 5 years प्लान मतलब जैसे ही एक 5 years प्लान खत्म होता है उसके बाद दूसरा 5 years प्लान चालू होता है, ये बीच में जो आपको डैश डैश दिखेगा ना ये कहीं कहीं दैट मीन्स आपका गवर्नमेंट के कारण या कुछ ऐसे कारण जिसमें चेंजेस हुए, ओके। सेकंड आपका गवर्नमेंट सेम थी ना, अभी जो आप ब्रेक वाला पढ़ोगे ना आगे उसके बारे में बोल रही हूँ, जैसे ये आपका एनुअल प्लान बना, ये रोलिंग प्लान, ये प्लान हॉलीडे, इन सारी चीज़ों में दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई जिसके कारण आपके वो 5 साल के प्लान पूरे नहीं हुए ऐसे, ओके। चलो आ जाते हैं 56 से 61 की बात करते हैं, तो हमें हैवी इंडस्ट्री का क्या करना था, डेवलपमेंट, इसके बारे में अलग अलग पूरे इसके बारे में आपको अगर अभी आई डोंट अभी है क्या आपको एक एक 5 years प्लान है क्या,
नहीं ना, तो ये इसीलिए ये सिर्फ एक बेस बताया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने यही लिख के रख दिया हैवी इंडस्ट्री, ये आपका सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा भी 100 चीजें होती है, लेकिन ये प्राइमरी है इसीलिए इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी लिखा है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव टारगेट हमारा था 4.5 का 4.1 हमने अचीव किया। थर्ड हमारा जो था 61 से 66 तक था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट करना, ठीक है। 5.6 हमारा टारगेट था, अचीव किया हमने 2.7। अरे ये मतलब बेसिक है, मतलब दैट मीन्स कितना प्रोग्रेस हुआ। अब भाई तुम एकदम ऐसा डिसाइड करके रख दोगे कि ये सारी चीजें हम अचीव कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। इकोनॉमिक में क्राइसिस होते हैं, लड़ाई होती है, दूसरे देश के साथ वॉर होता है, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है ना। वॉर हुआ था शायद, वैसे शुरू थी। हिकाकत वाली मूवी देखी है क्या तूने? ये इसमें सैम बाजू में बताया था ना। नहीं मैम, वो हिकाकत हकीकत अच्छी मूवी देखना चाहिए। एक 1.5 साल पहले इसकी प्लानिंग शुरू थी कि कैसे पाकिस्तान पे अटैक करना था। पर ये तो एक बात है, और इस पीरियड के वक्त बांग्लादेश अपने वजह से बना, जो बांग्लादेश इस पीरियड के वक्त चाइना और इंडिया की भी वॉर हुआ था। अच्छा, और क्या क्या हुआ था वो भी बता दो। वो बस ना सच में क्लास के बाहर करूंगी मैं। ओके, एनुअल प्लान था आपका, उसके बाद दैट मींस 1966 से 1969 तक 3 अलग अलग प्लान बने, 1 ईयर प्लान। ओके, बना दिया और गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होंगे ना। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कुछ चीजें चेंज भी होती है, बट बेसिक चीजें जो रहती है वो ज्यादा कुछ ऐसे चेंज नहीं होती है। जैसे कि बीच में इसमें जैसे 7 में 2000 के आसपास बना, फिर गवर्नमेंट 2001 में चेंज हो गई, तो फिर चेंज हुआ नहीं, ज्यादा चीज थोड़े बहुत चेंजेस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है, लेकिन इसके लिए अलग से अथॉरिटी तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, लेकिन हाँ चेंज होता ही है, ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ कंट्रोल होता ही है। ये यहाँ पे आज आप लोगों का 3 होमवर्क है। पहला होमवर्क है एनुअल प्लान के बारे में पढ़ के आओगे। ओके, क्यों यहाँ पे एनुअल प्लान बना। फोर्थ प्लान आपका कंटिन्यू था 69 से 74 तक कि आपको ग्रोथ करना था, स्टेबिलिटी में ग्रोथ करना था। ओके, यहाँ पे आपका अगेन टारगेट था 5.7, हमने अचीव किया 3.3। फिफ्थ प्लान था आपका 74 79 तक पॉवर्टी को रिड्यूस करना, बता रही हूँ ना मैं। 4.4 हमारा था और हमने अचीव किया 4.8। फिफ्थ, उसके बाद है आपका रोलिंग प्लान, ये आपका सेकंड होमवर्क है। क्यों यहाँ इस प्लान को रोलिंग प्लान बोलते हैं। ओके, 78 से 2 साल तक के लिए कितने 80 तक। ओके, ये क्योंकि यहाँ पे डैश इसीलिए दिया है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था। हाँ, दैट बना था, इम्प्लीमेंट भी हुआ था, यही आपको आज मैं नहीं बता रही हूँ, चला नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है, ये आप पढ़ के आओगे, कल मुझे बताओगे, ठीक है। 78 से 80 के बीच में गवर्नमेंट का बहुत ऐसा चल था, चेंज हो गई थी, उसी वही सारी सिचुएशन है। ओके, चलो 6 प्लान की बात करते हैं। तो 80 से 85 कि भाई आपके जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना, भी होमवर्क है ना, कल बोलना। रोलिंग प्लान क्योंकि मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते तो वो गिर गई, फिर जेडीएस वगैरह की आई वो गिर गई, फिर फाइनल राजीव गांधी के वो। अच्छा, तो ये होमवर्क एक कैंसिल हो गया, अब ये सबको पता चल गया। ठीक है, चलो बहुत अफेक्ट होता है पॉलिटिक्स का भी इस पे, देश पे। चलो आ जाते हैं 8th प्लान, उसके बाद 7th प्लान के बाद हमारा प्लान हॉलीडे था। क्यों था प्लान हॉलीडे भी मुझे याद आ रहा है धीरे धीरे। हाँ बताओ। अपना मन नहीं था। अच्छा, ऐसे मान नहीं वो इसमें अच्छा, आज याद करके कल अच्छे से बताना मुझे, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस होगा तो इसके इस पे नहीं हुआ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, चलो पढ़ के आना, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1992 से 97 तक टू ड्यूक डायनेमिक टू इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी को एक पर्टिकुलर दिशा प्रोवाइड करना ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। 97 से 2002 तक सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। 10th प्लान में 2002 से 2007 तक अगेन पॉवर्टी रिडक्शन। 11th प्लान आपका 2007 से 2012 तक फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब जो आपकी कंट्री में सारी चीज़ों में, इंक्लूसिव ग्रोथ में सारी चीज़ें आपकी कवर होगी कि भाई आपका एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, धीरे धीरे मतलब गवर्नमेंट हर टाइम टू टाइम पीरियड में प्लान्स बनाती है और ज़रूरी नहीं है वो उसी टारगेट तक अचीव हो। ओके, 12th है जो आपका 2012 से 2017 तक सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव
ग्रोथ। अभी जैसे अब इसमें भी 17 same से है। अगेन 17 से कौन सा प्लान हुआ होगा, आपको आगे नहीं दिया है, 17 से 2022, 22 के बाद अभी आगे का प्लान। अभी ओके। क्योंकि जैसे 12-13 में कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी, तो ऐसे भी चेंज हुआ होगा, तो इसकी वजह से नहीं हुआ। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, नहीं, वो ऐसे नहीं NA होते। लिखा है ना, कहाँ पे? वो 8.0 और वहाँ पे हुई अच्छा थी। नहीं, ये क्योंकि ये एनए मतलब यहाँ पे आपका डेटा नहीं आया है ना, इसीलिए। ओके। पर अफेक्ट करता गवर्नमेंट। हाँ अफेक्ट बिल्कुल करता है। कोई भी चेंज हो थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे। चलो आ जाते हैं आगे। ये देखो आपको सिर्फ 12th 5 ईयर प्लान के बारे में दिया है। ऐसे हम जब पढ़ते थे ना तो पूरे 5 ईयर प्लान, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सारे लाइन से रहते थे। चलो आ जाते हैं। हाँ अभी बस लाए थे, वो भी आपका पुराना हो गया, मतलब अपडेट नहीं है ना। Outdated है वो, outdated बोलता वो। हाँ वो बात इसकी सही है। वो बराबर बोलता, पर मैम उससे ही पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ ये तो ऐसा चीज है, और normal कैसे marks सिर्फ कैसे उनके बोलने से नहीं हो सकता, क्योंकि सीबीएसई हर साल मतलब जो अभी चल रहा है वही रहता है। CBSE अरे होता नहीं है, ऐसा नहीं रहते हैं। अरे ये कैसे, उतना पॉलिटिकल, उतना पैसा लगाना, सिलेबस हर साल चेंज करना, बुक नहीं अपडेट करना। ओके अब ये बुक जाएगी तो कितने सारे लोग, सोचो मतलब जो सेकेंड हैंड बुक से पढ़ते हैं, जिनके यहाँ गवर्नमेंट की बुक है ना, और तो वो सारी चीज़ें बदलने में टाइम लगता है। बहुत साल से मतलब ऐसा ही है, क्योंकि बहुत गवर्नमेंट चेंज हो रही है ना महाराष्ट्र में फास्ट, तो उसके से बहुत ऐसा होता है। हाँ तो ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहता है। चलो 12th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जो आपका 2012 से 17 के बीच में था। ठीक है, हमने फोकस किया सस्टेनेबल तो ग्रोथ। CBSE पूरे सस्टेनेबल इंडिया पे है ना, ये तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, और सब जगह ही ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। स्टेट बोर्ड का भी यही इशू चालू है। CBSE में तुमको इसकी तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो रहेगा ही, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती, जैसे बच्चों को पास करने के लिए रहता है बस। चलो आ जाते हैं। ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल ग्रोथ? ग्रोथ व्हिच इज अचीव्ड विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। हम बोलते हैं ना कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल ग्रोथ करना है। दैट मीन्स जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसको हार्म किए बिना। ओके अरे प्लास्टिक भी बैन हुआ था बीच में, वापस हाँ, शुरू हो हुआ गया। था ban। वापस तो सब यूज कर रहे हैं। 1-2 महीने पहले, 1-2 महीना बैन हुआ, प्लास्टिक से फिर वापस ज्यादा शुरू हुआ। मैगी वगैरह भी बैन हुए थे, फिर वापस ये मैगी बैन नहीं हुआ। हुआ था। हुआ था। मैगी हुआ था बैन। हाँ। Right, उसमें yeah. स्पाइडर और हुआ था rat ना। को- क्या मालूम। मतलब ऐसे रूमर्स या आई डोंट नो, लेकिन नहीं, वो नहीं, टाइम actually हुआ था। एक्चुअली हुआ था। चलो आ जाते हैं आगे। न्यूज़पेपर में भी आया था वो। किंडर जॉय का fake बस था। अब सारे टॉपिक के बारे में हमें आज डिस्कस नहीं प्लास्टिक करना से है। याद आया वो। चलो तो बेसिकली इस प्लान का उद्देश्य, एम ये था कि इंकरेज करना आपके कंट्री के डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, किसके थ्रू? जहां गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, मतलब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तभी तो ये सारी चीज़ों में प्रोग्रेस होगा। और इसके अलावा भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना थ्रू डेवलपिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चर को डेवलप करके। तो इसके अलावा हमने टारगेट रखे थे कि भाई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट, एजुकेशन, ये सबका। अभी जो हमने सिर्फ बेस पढ़ा था ना, ये आपको एक लाइन में लिख के कि हाँ भाई हमने इसके बारे में बात की है। ओके, इसके अलावा भी 5 ईयर्स प्लान मतलब जो आपका पूरा अपडेट है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करके रखा है, ये है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद बात होती है कि इसमें से हमने कितना अचीव किया है, कि ये हमारा टारगेट था, उसके बाद हमने कहाँ अचीव किया है। अचीव के बाद बात होती है फेलियर की, जो मतलब ये सारी चीजें आपको नहीं दी है, मैं बता रही हूँ आपको। अचीव के बाद बात होती है फेलियर की, कि भाई ये जो हमने टारगेट बताया था उसमें हम कहाँ फेल हुए। ओके हाँ बोलो। बाद में बोलता हूँ। हाँ बोलो। एक चीज नोटिस की है, हाँ। सेम का ही बोलता हूँ। हाँ अभी जैसे मैरिट से ऐसा लग रहा है मैरिट को कॉपी पेस्ट करके डीमेरिट्स में डाल दिया। हाँ ये तो ओसीएम में सब में ही है। एसपी में भी है क्या? एसपी में आई थिंक, एसपी में ज़्यादा नहीं है ही नहीं। एसपी में जो प्रॉपर टू द पॉइंट चीज़ है, बस वही सारी चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। एसपी अच्छा है, बाकी खराब है, बाकी चलो। अभी एसपी करो ना। एसपी कल करेंगे। पर अपने 5 लेसन बचे एसपी में। अरे आराम, वो 3 लेसन सिर्फ आपके एक दिन के, और कुछ भी नहीं है। ओशियन का एक ही बचा है। एक ही बचा है। ओसीएम तो अभी बाद में किया चलता, मैम मस्त आराम में अपनी। चलो ओसीएम का भी एक ही चैप्टर कर लेंगे। अच्छा चलो ओके ठीक है, चलो ये हम नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। आप
आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था, वो जो हमारा था ना, चलो वो बताओ तो लिख के। आइसक्रीम की बात हो रही थी जिसमें भाई आइसक्रीम की, हाँ वो हाँ चलो ये क्वेश्चन ठीक है, बहुत सीरियसली करोगे क्वेश्चन, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और बहुत अच्छा एक पैराग्राफ है, आपको स्टडी करके उसमें से आंसर देना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो मेरे के साथ मेरे के बहुत कंप्यूटर टॉपिक ज्यादा लग गया, इसलिए मेरे के साथ तेरे था आता ही नहीं। अब पॉलिटिक्स में तो खत्म ही हो गया पूरा। हाँ अभी चुनाव हो गया तो अभी तुम लोग थोड़ा शांत हो गए हो। 12th में नहीं आना चाहिए भाई, वो कुछ भी आए। 12th में वैसे ही जाऊंगा नहीं मैं। चलो आप लोग कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन करते ऐसे? क्या, कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं करते? अरे मुझे ना एक्चुअली हुआ क्या, ओके चलो 7th क्वेश्चन है ना, ओके। एक्चुअली मुझे ये था कि मुझे ये साल मतलब कॉलेज मैंने इसीलिए ड्रॉप आउट किया था, छोड़ दिया था, मुझे इतने सारे कॉलेज से ये जून जब होता है ना इंक्वायरी आती है जैसे हम डाल के रखते हैं, तो मुझे इतने सारे कॉलेज से आ रहा था, बट आई थॉट कि मुझे नेट क्लियर हो गया तो मुझे पीएचडी करना था, तो वो दोनों चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो उसके कारण तो वो फिर मतलब ये क्लास के कारण फिर ये पीएचडी तो अभी रह गया। तो पीएचडी एज में हो जाएगा, मतलब लोगों का मतलब लेट होता है ना, ऐसे लेट लेट करते हैं। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, लेट लेट नहीं रहता, मतलब वो अपने ऊपर रहता है कि भाई कैसा कॉलेज रहे और कैसा मतलब गाइडर है। हाँ मेरा मोस्टली वही है कि मुझे वहाँ से करना है कि हाँ पूना में है एक से एक, लेकिन वो कैसे रेसिडेंट का हाँ, फर्क रहता है ना, वहाँ का मेरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वहाँ का है, तो उससे क्या बेनिफिट? हाँ बेनिफिट मिलता है ना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ का मतलब ऐसा शायद पूना में तो हाँ यहाँ तो है बहुत, तो वो सारी चीज़ें तो अभी वो करना ही है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7th में, क्वेश्चन रीड करोगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे, कोई भी पर्टिकुलर ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं हिलने वाला है, ओके। मतलब प्रोफेसर हो जाओगे फिर आप, डॉक्टर अभी असिस्टेंट है तो डॉक्टर लगता फिर है। डॉक्टर, चलो पर अच्छा हो जाता है एक बार पीएचडी करने का। हमारे जो लास्ट ईयर था उसमें मतलब ये देखो पॉवर्टी के नोट्स बचे और इधर में शुरू कर देते। एक काम करो, यहाँ नोट्स बचे हैं ना, ठीक है एक काम करो, अभी आपका सिर्फ क्लास वर्क ही है ना, तो ये आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है, तो ये पीछे पेज पे यहाँ हेडिंग करके कंटिन्यू करो। आइसक्रीम के इसमें बहुत प्रॉफिट होता, बहुत मार्जिन है, 40-50% निकलते सीधे, इतना मार्जिन है। वो तो रहता ही है, नहीं दूध वगैरह में भी इतना नहीं निकलता। ये सारी चीज़ों में नहीं रहता है, लेकिन वो कैसे वो डेली यूज में भी नहीं आता है ना, आइसक्रीम में मतलब हम डेली यूज थोड़ी करते हैं, ठंडी में भी मतलब वो चलेगा, वही आइसक्रीम ठंडी में भी चलेगी। ये यहाँ पे नहीं, होता कम है रहता थोड़ा, ये, लेकिन ये अलग अलग है, यहाँ पे अर्बन एरिया में रहता है, पुणे में तो है। लेकिन बाकी सारी ओवरऑल कंट्री का भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। पर ये जो देखो आप ये पूरा पैरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जो एम्प्लॉयमेंट का था, जितना एम्प्लॉयमेंट हो आइसक्रीम के लिए मैटर नहीं करता, जो छोटे हाँ उनके लिए डेफिनेटली मैटर बड़े करता है। अमूल वगैरह उनको मैटर नहीं होता, इतना बनाते हैं। उनके ऑलरेडी वो सिर्फ नहीं है, कभी नहीं है 2-3 टन बनाते होंगे तो थोड़ा आधा टन कम कर लेते हैं बस, बाकी उनका चलता रहता चलता है। बहुत बहुत अच्छे से। वो कितने फ्लेवर्स आ गए, 200-250 फ्लेवर्स है अमूल के। अमूल के अभी रिसेंटली 2-3 लॉन्च हुए, कॉफी वाला भी उन्होंने लाया अभी, फिर अभी फ्लेवर्स के बारे में बात मत करो, नाउ बैक टू द क्वेश्चन, इट्स ऑलरेडी 7:53 ऑरियो वाला भी करेक्ट। लॉन्च कर रहे मैं हैं। क्या बोल रही हूँ, अपना सुनते ही नहीं। सुनना ही नहीं है अभी मतलब मैंने रिसेंटली पढ़ा उन्होंने ऑरियो के साथ। अब मतलब मुझे बोलना है ना तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं आई वांट टू स्पीक। ओके ये आपका टाइम है, यहाँ तक आपके चारों क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
चलो ओके। पर मैम मुझे क्या लगता है, हाँ बोलो। ये जो ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, इसकी वजह से अगर कोई बच्चा से पढ़